सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हे भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आया हूं। क्या हालचाल बच्चों, कैसे हो तुम सब? यही सुन के एकदम शॉक्ड हो गए सर, आवाज आ रही है आपके, दिखाई नहीं दे रहे सर, कहां हो आप? क्या है ना कि सर लाइफ में ये एक ऐसा चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसको जब भी पढ़ाने में जाता हूं ना, कई बार ऐसे एकदम अंदर से जो फीलिंग आता है ना, जो पेट्रियोटिज्म वाला, जबरदस्त वाला, भाई वो अनमैचेबल है और कई बार वर्ड्स के अंदर, शब्दों के अंदर बताया नहीं जा सकता। मैं कहा हूं फिलहाल मैं उस जोन से थोड़ा बाहर निकल के आ रहा हूं ताकि आपसे मुलाकात हो सके, आपसे बात हो सके और स्वागत कर सको आपके अपने जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू के ऊपर। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका साथी कुणाल दिस साइड, और साथ ही साथ आप सारे उड़ानियंस और मेरे डॉगेश का दोस्त। तो क्या हालचाल बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, काफी खूब, मतलब एकदम जबरदस्त चल रही होगी चीजें, अच्छी चल रही होगी चीजें। देखिए क्लास स्टार्ट करने से एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, फेडरलिज्म के जो समरी रिवीजन नोट्स मैंने आपसे प्रॉमिस किए थे मैं आपको दूंगा, तो डेफिनेट सी बात मैं आपको दूंगा। नोट्स बनाए थे बट थोड़े से मेरे को लगा कि आपको समझने में डिफिकल्ट होंगे, तो उसको थोड़ा ऑल स्ट्रीम डाउन करके, थोड़ा और इजी करके जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में बाय टुमारो, ठीक है? तो आधे नोट्स प्रिपेयर्ड है, आधे और बना करके प्रॉपर थोड़ा स्ट्रीम डाउन करके, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन करके और इजी अंडरस्टैंडेबल बना के आपको कल तक पीडीएफ नोट्स आपके बैच में मिल जाएंगे, ठीक है? आपको पता है कि हर चैप्टर के मैं समरी रिवीजन नोट्स देता हूं, तो डेफिनेट सी बात है इसके भी दूंगा। बट कुछ टेक्निकल शब्द हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि यार क्यों ना आपके लिए थोड़ा और स्ट्रीम डाउन कर दिया जाए, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, तो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या कालम। क्या हाल चालम? कि सब बढ़िया चल रहा है, सब जबरदस्त चल रहा है, सब ओपी चल रहा है, क्या बात है बच्चों? तो जुड़ जाओ यार मेरे साथ, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जबरदस्त वाले उड़ानियंस। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारी डेट्स हैं इस चैप्टर के अंदर ना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो कई सारे बच्चों का ये सवाल है, कई सारे बच्चों का ये सवाल है। चलिए इस सवाल को फाइनली हम लोग वाइंड अप करेंगे, मतलब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। फिलहाल मुझे आपकी चार्ट्स नहीं दिखाई दे रही है यहां पे, मुझे ना आपकी चार्ट्स यहां पे थोड़ी सी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? इसको सॉर्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चलिए और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को, जबरदस्त वाले टॉपिक को। यहां पे कुछ दिक्कत हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना? चलिए तो बेटा आज हम क्या बात करेंगे, आज आपको चैप्टर की मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा भारत के नेशनलिज्म के बारे में, कुछ ऐसी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपकी किताब के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो उनको आपको कॉपी में नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपने नोटबुक्स के अंदर उसको नहीं नोट करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है? तो बच्चे मेजर टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, वो है हमारा वर्ल्ड वॉर वन, इंडिया का इंपैक्ट क्या था, गांधी जी और सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे और जलियांवाला बाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ मेन बातें होने वाली हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा गांधी के आने से पहले, यानी गांधी जी के आने से पहले ऐसा नहीं है कि भारत में लोगों को आंदोलन करना नहीं आता था, भारत में लोगों को बॉयकॉट करना नहीं आता था, भारत में लोगों को इंडियन थिंग्स इस्तेमाल करना नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इन सारे मिसकंसेप्शंस को एक साइड लगाते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया में इससे पहले क्या हो रहा था उसको जानना। लेकिन आपको पता है कि सर की क्लास कैसे स्टार्ट होती है? सर की क्लास स्टार्ट होती है एक पोल के साथ, और इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी क्लास का आज का पहला पोल, ठीक है? चलो तो आज का पहला पोल का सवाल बहुत आसान है और मेरी उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे यहां पे इसको सही देने वाले हैं, गलत मत करना। चलिए तो आपके लिए 45 सेकेंड्स का पोल आएगा। सवाल बहुत आसान सा है, बहुत बेसिक है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए मैंने आपसे एकदम बेसिक सवाल, बेसिक क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन, ठीक है, भारत ने अंग्रेजों से अपनी इंडिपेंडेंस को कब गेन किया था? चार सवा चार ऑप्शन है आपके पास, 1950, 1948, 1946 और 1947, ठीक है? तो ये चार ऑप्शंस का आपको आंसर देना है अपने पोल्स के ऊपर, या तो फिर आप चैट में दे देंगे तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। एक काम करता हूं, 45 सेकेंड्स का आपको टाइमर देता हूं, इन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, जबरदस्त वाले बच्चों, सुपर बच्चों, बहुत अच्छा बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है? उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर 100% बच्चे सही करेंगे, क्योंकि बेटा अगर इसमें गड़बड़ कर रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं एक फैक्ट चेक की जरूरत है। कुछ बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि भारत को अपना इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता जो है वो ब्रिटिशर्स से कब मिली थी, तो बस आपको उतना ही बताना है कि व्हेन डिड इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ, तब तक मैं एक चीज लेकर के आता हूं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, तो ये एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल में क्यों लेकर के आऊं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि पानी की बोतल के पीछे का राज क्या है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की बातें पता चल जाएंगी। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है बहुत सारे बच्चों ने यहां पे दे दिया है, बहुत ही सारे बच्चों ने यहां पे दे दिया है, क्या बात है, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही सुपर्ब, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिया गुप्ता, वैशाली विदस, ठीक है, महक, अमीशा, अग्नेश चौहान, रॉकिंग स्टार। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1947 15 अगस्त जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत फेमस स्पीच है, ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी। उसका एक बहुत फेमस लाइन है, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, वी हैव मेड अ लॉन्ग ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, है ना। तो बड़ा फेमस लाइन है, बहुत फेमस स्पीच है, कभी टाइम मिले पढ़ेगा, अच्छी स्पीच है, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। ओके भाई, तुमने दिल तोड़ दिया यार, मतलब मैं इन बच्चों से पर्सनली मिलना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा है कि भारत को आजादी, बेटा क्लास 10th में है आप लोग, कक्षा 10 में है, और ये मेरे ख्याल से कक्षा 2 का सवाल है, कक्षा 1 का सवाल है, क्लास 1 और 2 का सवाल है बेटा कि भारत को आजादी कब मिली। हर साल 15 अगस्त जब स्कूल में मनाने जाते हो, लड्डू फ्री के खाते हो और वापस घर को आते हो, तो बेटा फिर क्यों भूल जाते हो कि 15 अगस्त 1947 वो साल था जब भारत आजाद हुआ है, किससे, अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, है ना। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा है सर 1950 होना चाहिए, इनकी तादाद कम है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1948 में जो है भारत आजाद हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 1946 में भारत आजाद हुआ है, और 90% बच्चों का कहना है कि 1947 में भारत आजाद हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर जब आपने सवाल दिया तो सर ये क्या सवाल है, ये तो बेकार सवाल है, लेकिन मुझे पता था कि ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो ये गलती करेंगे, ठीक है, ये गलती करेंगे। तो भाई देखो, इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है, ठीक है। शिव सुदन शर्मा बढ़िया कर रहे हैं, आदित्य इज देयर, जिग्नेश इज देयर, अच्छा आद्या उपाध्याय, हाँ बच्चे कैसे हो, निश्चय मलिक, और बहुत सारे अमेजिंग सुपर प्यारे बच्चे। चलिए, कोई बात नहीं यार, गलती हमें हर एक से होती है, लेकिन इस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि भारत कब आजाद हुआ था, अगली बार जब आप स्कूल में 15 अगस्त के दिन जाइएगा, प्रोग्राम करिएगा, तो 15 अगस्त के साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि 1947 वो साल था, 1947 वो साल था जब भारत को आजादी मिली है, किससे, ब्रिटिश राज्य से, ब्रिटिश साम्राज्य से, यानी ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, अभी भूलना नहीं है। चलिए, आज की क्लास के अगले पड़ाव पे चलते हैं, आज की क्लास के अगले सेक्शन पे चलते हैं, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, इस बात को जानने के लिए कि 1915 यानी गांधी जी के भारत आने से पहले भारत में क्या था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होता कि गांधी के आने से पहले जो है इंडिया के अंदर क्या था। तो आज हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉडकास्ट करेंगे, छोटा सा पॉडकास्ट है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा लगे तो मुझे बताना, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट का नाम है, पॉडकास्ट का नाम है डॉगेश विधायक उड़ानियंस एंड पानी पे चर्चा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का छोटा सा पॉडकास्ट, जिसको अगले 2 से 3 मिनट के लिए, हम 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग करेंगे, और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि गांधी यानी 1915 से पहले की भारत के इतिहास क्या है, ब्रिटिशर्स कैसे कब्जा जमाते हैं, और किस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति एक नया शेप लेती है, ठीक है। तो आपके 5 बहुत मूल्य मिनट मेरे को चाहिए, क्योंकि इस 5 मिनट्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डॉगेश विधायक उड़ानियंस और पानी पे चर्चा। इस वजह से मेरे हाथ में जो है पानी की ये बॉटल भी है, तो आप लोग अपने हाथ में पानी की बॉटल ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं और मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो अगले 5 मिनट आपको मेरे साथ देने हैं, और इस बीच में मैं आपकी चार्ट्स को 5 मिनट के लिए बंद करूंगा, ठीक है। 5 मिनट के लिए आपकी चार्ट्स को मैं बंद करूंगा ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुन सको, उसके बाद जो है हम लोग चार्ट्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुन सको, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब डॉगेश के दादा इस भारत के अंदर रहते थे, ठीक है। यह बात है उस जमाने की जब डॉगेश के दादा जो थे इस भारत के अंदर रहते थे और भारत से बहुत प्यार करते थे। एक ऐसा समय आता है कि जब ब्रिटिशर्स और बहुत सारे यूरोपियन पावर्स इंडिया पे कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में बात आती होगी कि इंडिया ही क्यों। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्स है, जो इंडिया का नेचुरल वेल्थ है, वो बहुत जबरदस्त है। तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इंडिया का रिसोर्स बहुत ज्यादा था, और इसी रिसोर्स को लूटने के लालच से आ जाते हैं बहुत सारे यूरोपियंस। पुर्तगाली आ रहे हैं, स्पेनिश लोग आ रहे हैं, डच आ रहे हैं,
फ्रेंच आ रहे हैं, और लास्ट में एंट्री होती है सबसे चालाक लोगों की, जिनका नाम था ब्रिटिशर्स, यानी कहें तो अंग्रेज, यानी कहें तो एक बहुत ही डेवलप्ड चोर। ये बात कहने से मैं डरता नहीं हूं भाई, बिल्कुल फैक्ट है ये कि भाई चोरी कहा जाएगा उनको, क्योंकि हर जगह से उन्होंने कुछ ना कुछ चुराया है, और ये चोर बहुत शातिर चोर थे। ठीक है, ये चोर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में इंडिया को लूटने के लिए, लेकिन जब ये चोर भारत में आए तो इनको थोड़ा सदमा लगा। क्यों लगा? क्योंकि इंडिया के जो रूलर्स हैं वो काफी मजबूत थे, काफी स्ट्रांग थे। अब इनके बीच में ना बहुत कंपटीशन है, तो अंग्रेजों के बीच में, इंग्लिश के बीच में और बाकी यूरोपियन पावर्स के बीच में बहुत कंपटीशन है कि कौन ज्यादा कमा पाएगा। तो ये लोग बहुत चालाक है, मैंने आपसे क्या कहा कि ये बहुत शातिर लोग हैं। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर भारत की पॉलिटिकल पावर पे कब्जा कर लिया जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा इस देश को लूटना। फैक्ट है कि नहीं भाई? फैक्ट है कि नहीं? अगर आप किसी देश की राजनीतिक पावर पे हक जमा लो, वहां की सरकार को कंट्रोल कर लो, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप एक कंपनी की बात करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करोगे, तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी है, और एक कंपनी का मेजर उद्देश्य क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कम पैसे लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, प्रॉफिट जबरदस्त होना चाहिए। और वो तब पॉसिबल होगा जब कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा, कम खर्चा करना पड़ेगा। भारत के इतिहास में दो युद्ध, दो बैटल्स बहुत डिसाइसिव हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। क्योंकि बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को कंट्रोल मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो ट्रेड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जरूरी है। पहले अगर आप बात करोगे तो बंगाल में नवाब रूल किया करते थे जो काफी मजबूत थे, हैदराबाद में निजाम रूल किया करते थे जो काफी मजबूत थे। फिर ऐसे ही अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर मराठा पावर थी जो बहुत मजबूत थी, है ना। तो कहीं ना कहीं इनको अगर हराया जाए, इनको ओवरकम किया जाए, और इनके एरिया में जितने भी किंगडम्स आते हैं, जितने भी इलाके आते हैं, अगर उनको कब्जा कर लिया जाए तो व्यापार करना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज ऐसे व्यापार करने में प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिशर्स को इन राजाओं को टैक्स देना पड़ता है ना, और भी सारी चीजें माननी पड़ती। लेकिन अगर इन एरियाज में कब्जा जमा लोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और इसी वजह से दोनों बैटल्स बहुत डिसाइसिव हैं। अब इंडियन पॉलिटिक्स, अगर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो बैटल ऑफ प्लासी यानी 1757 से लेकर के 1857 यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो टाइम है यह कहलाता है द कंपनी फेज। क्या कहलाता है? द कंपनी फेज, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी यहां पे भारत के पॉलिटिकल मैटर्स में काम कर रही है, ठीक है। और 1858 से लेकर के 1947 का जो टाइम पीरियड है यह कहलाता है क्राउन फेज, क्योंकि डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार जो है बेटा वो यहां पे क्या कर रही है? रूल कर रही है इंडिया में, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई 1857 की जब पहली लड़ाई हुई, हम बहुत बार कहते हैं इसको पहली लड़ाई है, लेकिन हालांकि 1857 से पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं, बहुत सारे रेबिलियंस हुए हैं, जिनका हिस्ट्री के पन्नों में नाम काफी कम है, लेकिन हम 1857 को बहुत ज्यादा जानते हैं। हालांकि 1857 की रिवॉल्ट उतनी सक्सेसफुल ना रही हो, लेकिन फिर भी इंडियंस के अंदर अंग्रेजों के प्रति एक स्पार्क जगा के चली गई। यानी हमको अब फील होना शुरू हो गया कि अंग्रेज जो है हमारा पप्पू बना रहे हैं, अंग्रेज हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। 1857 के बाद अगर आप बात करोगे, 1858 में एक डर ब्रिटिश साम्राज्य को सताने लगा, और वो ये डर था कि अगर इंडिया हाथ से चला गया तो सोने की चिड़िया हाथ से चली जाएगी। तो यहां पे ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन यानी वहां के महारानी वगैरह डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं, और आता है 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट के आने के बाद से भारत को जो रूल करेगा वो एक वाइसरॉय होगा, और वाइसरॉय को सपोर्ट करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। 1858 के बाद से भारतीय पॉलिटिक्स एक नया मोड़ लेती है, और आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा पूना सार्वजनिक सभा हो गया, बॉम्बे इंडिया एसोसिएशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो भारतीयों की अलग अलग डिमांड्स के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंडिया के लोगों की बात को आगे रख सके। और तब एओ यूमे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे जिसको आप बोलते हो, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी ऑल इंडिया पार्टी बनाई जाए, एक ऐसी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसको एक ब्रिज की तरह काम करे। मतलब कहने का मतलब है इंडियंस की बातों को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाए और ब्रिटिशर्स की बातों को भारतीयों तक पहुंचाए, ठीक है। तब ये क्या करते हैं कि भाई जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं भारतीय समाज के उस टाइम पे, पावरफुल एजुकेटेड, उनसे बातचीत करते हैं।
दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं, एक है इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरा है इंडिया नेशनल यूनियन। तो ये दोनों बड़े बड़े संगठन सामने आते हैं और फाइनली ये बात 1870s में 1880s में काफी उठने लगती है कि अब भारत की पॉलिटिक्स को शेप करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कॉमन इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो, और तब बनती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर को 1885 का यह साल था और जगह थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई का, ठीक है। और वहां फॉर्म होती है आपकी, कौन सी फॉर्म होती है बच्चे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जिसको आप आईएनसी के नाम से भी जानते हो। और वहां से लेकर के 1910 1915 तक का जो टाइम है उसमें कांग्रेस लीडर्स थोड़े से ऐसे हैं यार कि ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करना चाहिए, है ना, ब्रिटिशर्स से बात करनी चाहिए कि अगर आपको भारत में कोई चेंज लाना है रादर देन उनके प्रोटेस्ट करने के, ठीक है। तो बहुत सारे जो इनिशियल कांग्रेस मेंबर्स थे उनका मानना था कि अगर इंडिया के अंदर, अगर भारत के अंदर डेवलपमेंट लाना है तो ब्रिटिश का होना जरूरी है, इसलिए ब्रिटिशर्स को अपोज मत करिए, ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करिए, उनसे रिक्वेस्ट करके बोलिए कि आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। हालांकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे लीडर्स का सोचना नहीं था, वो आंदोलन करने में भरोसा रखते थे, प्रोटेस्ट करने में भरोसा रखते थे, अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में भरोसा रखते थे, है ना बच्चों। और यही से कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है कि इससे पहले जो है आपके गांधी आए। तो एक छोटा सा ब्रीफ था, आपकी चैट दोबारा ऑन करता हूं। एंड सो सॉरी बच्चों, आपकी चैट को मैंने बंद किया था, उसका रीजन था कि आप बच्चों के साथ के 5 मिनट का थोड़ा सा डिस्कशन कर सकूं, नहीं तो चैट चलती रहती है तो बच्चे यहां पे सुन नहीं पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो 5 मिनट का डिस्कशन इसीलिए था आप बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा बैकड्रॉप है गांधी के आने से पहले, कि गांधी के आने से पहले जो है भारत की पॉलिटिक्स कैसी थी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहां पे गांधी जी वो हैं जिन्होंने पहली बार स्वदेशी या बॉयकॉट सिखाया था लोगों को। ऐसा नहीं है। 1905 यानी 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया, लॉर्ड कर्जन थे उस जमाने में, तो जब बंगाल को विभाजित किया गया, बंगाल का पार्टीशन किया गया, उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स के चलते, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी दोनों रहते थे वहां पे, तो उनका मेन आइडियोलॉजी यही था कि भाई इनको अलग करना है, इनकी यूनिटी तोड़नी है। तब 1906 से स्टार्ट होता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट। तो भारतीयों को स्वदेशी और बॉयकॉट की नॉलेज तब भी थी, ठीक है, गांधी जी के आने से पहले भी थी, कि स्वदेशी अपनाना है और विदेशी सामान का बॉयकॉट करना है, विरोध करना है ना प्यारे बच्चों। तो ये छोटा सा बैकड्रॉप है आपकी इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स का। हालांकि बच्चे बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीज बताने जाऊंगा तो हम कभी खत्म भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी प्यारी सी बातें थी हमारे डॉगेश विधायक और पानी पे चर्चा, उड़ानियंस और पानी पे चर्चा के साथ। अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं, थोड़ा आगे की बात करते हैं, चलिए, ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपसे एक सवाल करते हैं, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखता हूं कितने बच्चों ने यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुना था। अब आपसे एक सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेटा मेरे बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, इसमें से आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बताया क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि 1915 के पहले की कहानी क्या है, ठीक है। तो इस वजह से आप बच्चों को यहां पे बताया। अब सवाल देखिए बहुत ध्यान से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा बच्चों इस चीज को, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, ठीक है, वाज फॉर्म्ड ऑन डैश, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और आपका डी। सो ऑप्शन नंबर ए इज 25 दिसंबर 1886। जिन बच्चों ने बात को बहुत अच्छे से सुना होगा वो बच्चे मेरे आंसर को कर पाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं सुना होगा और कढ़ाई पनीर खाने चले गए होंगे वो बच्चे डेफिनेट सी बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, आपके लिए पोल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1886, 25 दिसंबर 1890, 28 दिसंबर 1885 या फिर 38 दिसंबर 1890, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई की एक कहानी है और इसके बाद गांधी जी की ट्रेन तो सीधा अफ्रीका से इंडिया आनी है कि नहीं? बहुत सही बच्चों, बहुत ही सही, क्या बात है, बहुत ही सही, सुपर्ब, जबरदस्त, बच्चावाड़ी बढ़िया कर रही है यार, करेक्ट आंसर। चलो तुमको एक पोल्स दे दिया जाए। हाँ, तो पोल्स में थोड़ा सा बच्चे लैग चलता है ना, इसलिए मैं 10-15 सेकंड रुक जाता हूं तुम्हारे लिए कि लैग खत्म हो जाए, उसके बाद जो है आगे चला जाए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया,
ओके जबरदस्त 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 जबरदस्त, क्या बात है बच्चे यार, सुन रहे थे, अच्छा लगा मुझे। डॉगेश को मैं बोल दूंगा भाई, डॉगेश, अच्छा ये डॉगेश का ही आइडिया था वैसे, सही बताऊं तो ये चैट बंद करके तुमको थोड़ा सा 5 मिनट का पॉडकास्ट सुनाने का आइडिया डॉगेश का ही था। और विधायक जी भी कह रहे थे हुई हुई हुई, अच्छा आइडिया है, कर लेते हैं, मस्त है ना। तो भाई डॉगेश का आइडिया है, मैं मेरे को मत बोलना कि सर आप क्यों कर रहे हो। तो भाई ये डॉगेश का आइडिया था, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये डॉगेश ही कर रहा था, विधायक जी भी कर रहे थे, कहते हुई हुई हुई, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, जबरदस्त वाले बच्चों, उड़ानियंस और डॉगेश के दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या 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 कर रहे हैं बच्चे। करेक्ट आंसर कर रहे हो ना भाई लोग, बहुत सही बच्चे यार, करेक्ट आंसर कर रहे हैं, अच्छा लगा मेरे को, दिल से अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आगे भी ऐसे और पॉडकास्ट आपको करूंगा मैं, ठीक है। लिखवाया इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसलिए लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28 दिसंबर 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया आंसर किया लड़कों ने, बहुत बढ़िया आंसर किया भाई साहब। ये सारे बच्चे कढ़ाई पनीर खा रहे थे, ये सब कढ़ाई पनीर वाले हैं जो अंधा गैस मार रहे हैं, सिर्फ अंधा गैस। जय माता दी रॉक्स, ठीक है, ABD कुछ भी कर दिया है, ये सब अंधा गैस वाले हैं, सब अंधा गैस। बेटा कान खोल के सुना करो, इसीलिए चार्ट बंद किया था, ठीक है। यही बताता है कि आप नहीं सुन रहे थे, लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए ध्यान दिया करिए, जरूरी है। करेक्ट आंसर दिया है 80% बच्चों ने, 28 दिसंबर 1885। शिव सुदन शर्मा, मान्या सोनी, सांची गुप्ता, जिग्नेश, अभिएस और बहुत सारे प्यारे बच्चे जिनका जवाब मुझे चैट पे मिला है, वो सारे के सारे बच्चे सुपर अमेजिंग है, ठीक है। तो बेटा जब तक लेक्चर में ध्यान नहीं दोगे, कान को साफ करके नहीं सुनोगे, तब तक काम नहीं बनने वाला है। आगे कृपया ध्यान बनाएं, कढ़ाई पनीर बाद में खाएं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में ध्यान बनाएं, कढ़ाई पनीर बाद में खाएं। अब बालकों की एक और समस्या है कि सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, ठीक है, दिक्कत है तुम लोग को। आज मैंने सोचा कि सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व कर दूं इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। बालकों की एक समस्या है, बच्चों की एक समस्या है कि सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, यही दिक्कत है ना सर। एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं, समझ नहीं आता, भूल जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज एनसीईआरटी के पहले पन्ने से, उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है। नंबर 1, पेन एक हाथ में रखो सबसे पहला, ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 1, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, देखो कैसे पढ़ते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे नोट डाउन करते हैं, ध्यान दो ध्यान से, ठीक है। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है। इसमें दो ही मुद्दे की बातें हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशन स्टेट्स। तो हमने अगर हम बात करें यूरोप के अंदर, हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग राज्य बने थे, जैसे जर्मनी बना, इटली बना, अगर हम बात करें टोटल कंट्रीज बन गए थे, जिनको आप नेशन स्टेट्स भी कहते हो। आपने यूरोप में पढ़ लिया है, ठीक है, सॉर्टेड है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं आता, इस टाइप की चीजों से क्वेश्चन नहीं आता, पहली चीज। दूसरा, it also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging। तो अगर आप यूरोप के अंदर देखोगे, पहले वहां पे कोई देश नहीं था, कोई नेशन स्टेट नहीं था। फिर जब इटली बनना स्टार्ट हुआ, जब जर्मनी बना, जब यूनाइट हुआ ब्रिटेन, तो लोगों को लगा यार कि वो किसी एरिया को बिलोंग करते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पता चली, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं देश से रिलेट करके देखना स्टार्ट किया, ठीक है। पॉइंट अच्छा है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। आप पिछले पेपर्स उठा के देखोगे, क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए इनफ है, ठीक। अब देखोगे न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज, फोर्ज लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। अब बहुत सारे बच्चों को इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा, दैट इज फोर्ज्ड। अब आपको क्या करना है, ये मेरी मान लो नोटबुक है, ठीक है, ये मेरी नोटबुक है, यहां पे सबसे पहला शब्द लिखा जो मुझे नहीं पता है, दैट इज फोर्ज्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग ढूंढ के लिख लूंगा, ताकि नेक्स्ट बार जब मैं पढ़ना शुरू करूं तो मेरे लिए आसान हो जाए। ये पहला डिफिकल्ट वर्ड था, लेट्स सपोज मुझे नहीं आता, तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख लिया, ठीक है। फोर्ज का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को आपस में टुगेदर लेके आना, जोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज फोर्ज, ठीक है। तो जैसे ये पैराग्राफ कहता है कि जो नए नए सिंबल्स थे, नए नए आइकन्स थे, नए नए गाने लिखे जा रहे थे, ये सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे थे, यानी लोगों के बीच में कॉमननेस, एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना को फॉर्म कर रहे थे। आप यही समझ रहे हो अभी, ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। फिर इस तरीके के क्वेश्चन जो है,
इस तरीके क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता कि हाउ डा कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, ये सब ठीक। तो आपने कुल मिला के पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि भाई यूरोप के अंदर पहले सब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज थे, ठीक है, लोगों को कुछ पता नहीं था। सब बाद में जब ये यूनाइट होकर के एक देश बनना स्टार्ट हुए, नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हुए, तब लोगों ने भी अपने आप को इनसे कनेक्टेड फील करना स्टार्ट किया, ठीक है। नए नए सिंबल्स थे, नए नए गाने थे, नई नई चीजें की जा रही थी, ये सब लोगों को जोड़ रही थी, एकजुट बना रही थी। तो इस पूरे पैराग्राफ्स के अंदर आपको यह समझ में आया कि इससे क्वेश्चन फॉर्मिंग के चांसेस बहुत कम है, सिर्फ नॉर्मल आइडियोलॉजी बनाने के लिए पैराग्राफ दिया है। डिफिकल्ट शब्द की बात करें तो एक डिफिकल्ट शब्द हमने यहां पे ढूंढ लिया, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे चलेंगे। In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is connected to the anti-colonial movement. ठीक है, अब ये अच्छा पैराग्राफ है, एंटी-कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने इसको यहां नोट कर लिया, आपकी नोटबुक में आपने क्या किया, इसको नोट कर लिया, एंटी-कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है, एंटी-कॉलोनियल मूवमेंट। आपने क्या किया बच्चा, इसको आपने नोट कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, एंटी का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा, किसी चीज का उल्टा कर लेना, ठीक है। कॉलोनियल आपको पता है जब कोई कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है, अपना एकदम रूल स्टैब्लिश कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और मूवमेंट मतलब किसी प्रकार का आंदोलन। तो कुल मिलाकर के अगर इसको जोड़ के मीनिंग बताओगे तो क्या बनेगा, यानी एक ऐसा आंदोलन उस देश के अगेंस्ट जिसने कहीं पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है। अब देखो, तो अगर हम बात करें नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म इसी प्रकार के मूवमेंट से कनेक्टेड है। फिर अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, फिर अगर आप देखोगे आगे अगर हम पढ़ेंगे तो पीपल बिगैन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म, यानी इस प्रकार की जो मूवमेंट्स थे, अगर हम बात करें लोग आपस में यूनाइट कैसे हुए, क्योंकि वो एक ही कॉमन एनिमी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, यहां पे युद्ध कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, जो कंट्री कॉलोनाइज करी, कॉलोनाइज मतलब कब्जा कर रही है दूसरे देशों पे जाके, वहां के लोग गुस्से में हैं, वहां के लोग यूनाइटेड हैं, एकजुट होकर के लड़ने का ट्राई कर रहे हैं इन कंट्रीज से। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म, इट गेव अ शेयर्ड बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ऑप्रेस्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप ऑप्रेस्ड का मीनिंग यहां लिख लीजिए, ठीक है। शेयर्ड का मतलब जो आप एक दूसरे से आप कोई चीज शेयर करते हो, बॉन्ड मतलब एक बॉन्डिंग बन जाती है, एकजुटता बन जाती है। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, जब आप किसी को दबाते हो, जब आप क्या करते हो, किसी का मतलब किसी को मार पिटाई करते हो, किसी को दबाने का ट्राई करते हो, किसी की वॉइस को दबाने का ट्राई करते हो, उसको हम कहते हैं ऑप्रेस्ड होना। अगर आप देखोगे कॉलोनियलिज्म के अंदर ये बहुत कॉमन फीचर है कि जब कोई भी देश किसी और देश पे जाके कब्जा करता है तो वहां के लोगों की आवाज को दबाने का ट्राई करता है, और ये सबके साथ है, और इसी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, आपस में यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ लिया, बट दिक्कत यह है कि हर एक को इसका इंपैक्ट और इफेक्ट जो है वो अलग अलग पड़ेगा। सो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू यूनाइट, फिर आया वर्ड फोर्ज। फोर्ज का मतलब होता है यूनाइट करना, एकजुट करना, एक साथ लाना विद इन द वन पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सी बात बताई गई है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में ऐसे सारे लोगों को यूनाइट करके एक सिंगल मूवमेंट बनाने का ट्राई किया। तो अब कुल मिलाकर अगर आप इस पैराग्राफ से भी देखोगे बच्चे, तो कुछ खास क्वेश्चंस फॉर्म यहां पे नहीं होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है असर्शन रीजन का, वो ये है कि कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स द ग्रुप्स इनटू वन मूवमेंट, ठीक है। और एक आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा अलग से, तो यहां पे एक क्वेश्चन बस बन सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन यहां बनने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। तो ये बच्चे तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मार्क करते चलिए, हिंदी निकाल लीजिए, उनकी सिंपल इंग्लिश निकाल लीजिए, और उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़िए और देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा या तो सिचुएशन होगी या तो फैक्ट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनना मुश्किल है, ठीक है। तो या तो सिचुएशन होना चाहिए या तो फैक्ट होना चाहिए, ये दो तरीके होते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेज, कि इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अप टू फर्स्ट डेकेड। भाई इस तरीके के चीजों से क्वेश्चन नहीं बनते, प्लीज इन वर्ड्स को इग्नोर कर दिया करिए। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920। तो कुल मिलाकर के इस पैराग्राफ का रेलेवेंस आपका नहीं रह जाता, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में बस इतना बता रहा है ये पैराग्राफ कि आप क्या पढ़ने वाले हो। तो इस तरीके के पैराग्राफ्स को अपन इग्नोर कर सकते हैं जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, समझ में आया भाई। तो इस तरीके के पैराग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, इस तरीके के पैराग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आप बस आपको ये बता रहा है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हो। सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड है।
तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज को याद रखिए। सवाल उस पैराग्राफ से जल्दी बनेगा जहां पे सिचुएशन दी होगी या फिर कोई फैक्ट दिया होगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं जहां सिचुएशन होता है या फिर फैक्ट होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये उन बच्चों के लिए था जो बहुत टाइम से इस बात का डिमांड कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, सर पढ़ें कैसे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताया आपको, ध्यान दीजिए, सिंपल है, सॉर्टेड है। चलिए, अब आज की कहानी को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ा था उसकी, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, तो इस कहानी को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करो तो पहले तो मेरे को चार्ट पे बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ है, जल्दी कम ऑन, देखते हैं भाई कितने बच्चे चार्ट पे बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है। जल्दी बताओ, मेरे को जानना है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है, फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ भाई, वर्ल्ड वॉर 1? ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही सही, 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 सुपर्ब सुपर्ब यार, सुपर्ब, जबरदस्त 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 जबरदस्त, वेरी नाइस। बच्चे कह रहे हैं सर 1914, बच्चे कह रहे हैं सर 1914। देखो, पहले जितना भी तुम्हें बताया है ये सारी काम की चीजें बताई हैं आपको, सारी काम की चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इसको जरूर से पढ़ना, लिखवाया इसलिए नहीं है क्योंकि लिखना रेलेवेंस नहीं था, तो जो लिखने की जरूरत होगी वो अपन यहां से लिखेंगे, ठीक है। सॉर्टेड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, दैट्स अमेजिंग, सुपर्ब 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 सुपर्ब। तो बच्चे कह रहे हैं सर 1914 होना चाहिए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हमारा लड़ा गया है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स हैव अ टॉक। ओके, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 की बात करेंगे, अगर हम कभी भी बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, जिसको लड़ा गया है 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 1 के साथ ना एक चीज बड़ी क्रूशियल है, इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, इसको विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन है, अगर आप बात करोगे तो इसमें मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज लड़ रहे थे, ठीक है, फिर इसको विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। बच्चे इसका एक बेसिक सा रीजन है, और रीजन ये है कि अगर हम बात करें बच्चों, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत बेसिक सा रीजन है। और रीजन क्या है, वो रीजन है कि जितने भी देश इसमें लड़ रहे थे, चाहे वो आपके यूके हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, इस तरीके के जितने भी कंट्रीज इसमें लड़ रहे थे, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पे अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। कॉलोनीज का मतलब कब्जे किए हुए थे। जैसे इंडिया की बात करो, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमाया हुआ था, है ना, है कि नहीं भाई। ऐसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारी यूरोपियन पावर्स हैं जिन्होंने अपने कब्जे जमाए हुए हैं। तो ये युद्ध सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ा जा रहा है, ये युद्ध वहां भी लड़ा जा रहा है जहां पे इन पावर्स ने अपना कब्जा जमाया हुआ है या कॉलोनीज बनाई हुई हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे या आप इंग्लैंड की बात करेंगे, तो मैक्सिमम जो ये युद्ध लड़ रहे थे ना बेटा, ये लड़ रहे थे किस पे, लोन लेकर के, यानी उधारी पे, ठीक है। तो अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स जो थे कैसे युद्ध लड़ रहे थे, लोन लेकर के युद्ध लड़ रहे थे। और जब कभी भी आप युद्ध लड़ने जाते हो, जब लड़ाई लड़ने जाते हो, तो क्या होता है, बहुत खर्चा होता है। मान लो कि दो ग्रुप्स के बीच में स्कूल में लड़ाई हो गई, तगड़ी लड़ाई हो गई, जबरदस्त वाली, है ना। मान लो कि इधर हमारा एक ग्रुप है, उधर सामने वाला दूसरा ग्रुप है। अब दोनों एक दूसरे की मार पिटाई कर रहे हैं, डम डुम 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 डुम, ऐसे एकदम मस्त लड़ाई हो रही है। तो भाई दोनों को चोट लगेगी ना, दवाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, है कि नहीं भाई। वो अपने पापा के पास जाएगा, वो अपने पापा के पास जाएगा, लड़ाई तो दोनों में हो रही है, और लड़ाई का फायदा किसी को नहीं मिल रहा। इसको भी चोट लग रही है, उसको भी चोट लग रही है। और दवाई कराने के लिए क्या चाहिए भाई, दवाई करने के लिए चाहिए पैसे। तो पिताजी मारेंगे वो बात अलग है, पिताजी हो सकता है बाद में डंडा लेके बहुत मारे, लेकिन उस मोमेंट पे क्या करेंगे, आपकी दवाई कराएंगे, आपकी पट्टी करवाएंगे, ताकि आपको चोट लगी हुई है, चोट ठीक हो जाए, है कि नहीं। तो जब कभी भी वर्ल्ड में वॉर होती है, लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो क्या पता चलता है बेटा कि नुकसान जो है वो सबका हो रहा है कि नहीं। नुकसान क्या है भाई, यहां पे सबका हो रहा है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया की हालत तो वैसे ही खराब हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भारत की हालत बहुत खराब है। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पहले तो जाके कांग्रेस को लॉलीपॉप दे दिया, पता है क्या लॉलीपॉप दिया, बोलते कि आप हमको वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करो, हम आपको थोड़ी इंडिपेंडेंस दे देंगे, ठीक है।
ऐसा भोला समझ के कांग्रेस को क्या बोला कि आप वर्ल्ड वॉर 1 में हमको सपोर्ट करो, हम आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे देंगे। अब बेचारे कांग्रेस वाले मासूम लोग मान गए, कहते ठीक है भैया, हम बोल देते अपने सोल्जर्स को कि थोड़ा आपको सपोर्ट कर दें। लेकिन क्या जो ब्रिटिशर है हमारे, वो तो चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, बहुत ज्यादा चालाक हैं। इन्होंने कहा बेटा तुम दो तो सही एक बार सोल्जर, उसके बाद बताते हैं तुमको इंडिपेंडेंस दे रहे कि नहीं, है ना, हम तो तुम्हारा फिरकी ले रहे हैं। कैसे लगा मेरे मजाक? बिल्कुल सिंपल है भाई, है कि नहीं? तो ब्रिटिशर इतना चालाक है, इतने ज्यादा चालाक है, इनको पता है कि मौके का फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट देश है इनके लिए, इंडिया सोने की चिड़िया है, सारा रिसोर्सेज यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस को बेवकूफ बनाया जाए, इनसे बोला जाए हमको सपोर्ट करो भाई, अपने सोल्जर वोल्जर को रिक्वेस्ट करो हमारी तरफ से लड़ ले, उसके बाद थोड़ी इंडिपेंडेंस हम आपको दे देंगे, थोड़ी सी, छोटी सी, इतनी सी, आप अपने इंटरनल मैटर्स मैनेज कर लेना। जब खत्म हो गया उसके बोला, मैंने कब कहा, जब खत्म हो गया युद्ध उसके बाद कहते हैं इट वाज अ प्रैंक, कैमरा हम देख के हाथ हिलाओ, ओ प्रैंक हो गया भाई तुम्हारे साथ। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो कहा ही नहीं, इन्होंने कहा बिकॉज़ इट वाज अ प्रैंक। हमने कब कहा? कैसा लगा मेरा मजाक? भाई ये वाली चीजें चल रही हैं। ठीक है, फिरकी हो गई इनकी, लिटरली फिरकी हो गई भाई। लेकिन उसके चक्कर में इंडिया की हालत बहुत खराब हो गई है, भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा, तो वर्ल्ड वॉर 1 ने वॉर क्रिएटेड a new economic and political situation। भारत में पॉलिटिकल हालत भी खराब है और इकोनॉमिक हालत भी खस्ता है। ठीक है, भारत में पॉलिटिकल हालत भी खराब है और इकोनॉमिक हालत भी खस्ता है। अब सोच के देखो कितना अजीब लगेगा कि तुम लड़ने जा रहे हो और पिताजी से पैसे मांग रहे हो, पापा 100 रुपए देना, लड़ाई हो गई। ठीक है, सोच के देखो, मतलब ब्रिटेन जो है ना उधारी पे लड़ रहा है यार, वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है भाई, उधारी पे, उधार लेके लड़ रहा है, कहीं ना कहीं से उधारी चुकानी पड़ेगी ना। तुम सोचो लड़ाई हो गई, ऐसे बोले पापा सुनो, अरे 100 रुपए देना, लड़ाई हो गई, लड़ के आता हूं। ठीक है, पिताजी कहेंगे बेटा इधर आओ, पहले बताओ लड़ाई किससे हो? कहता वो सब ठीक बात की बात है, 100 रुपए दो, लड़ाई हो गई, लड़के आता हूं, उधार ले रहा हूं वापस कर दूंगा, 100 रुपए दो उधार ले रहा हूं वापस कर दूंगा, है कि नहीं? तो भाई डेफिनेट सी बात है, अगर उस पूरे डेप्ट को मैनेज करना है, तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सोचो 100 रुपए तुम उधारी पे जा रहे हो लेके लड़ने, कि भैया 100 रुपए दो उधार लाओ, लड़ना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, कि जो उधार तुमने लिया है किसी से, उसको वापस तो करोगे, मैनेज तो करोगे, कैसे करोगे? अगर ब्रिटिशर्स की बात करें कि ब्रिटिश कैसे मैनेज करेंगे, तो ब्रिटिशर के दिमाग में खुराफात चलती है। ब्रिटिशर्स ने कहा हमारे पास इंडिया है ना, हम लोग लूटेगा, इंडियंस को लूटेगा, हम लोग क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, हम लोग इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देगा, हम लोग लूट लेगा इंडियंस को। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ब्रिटिशर्स के पास तो बढ़िया बैंक तैयार है, ब्रिटिशर्स को क्या करना है, अपना बैलेंस सेटल करना है, अपना अकाउंट मेंटेन करना है, ये जितना भी उधार लिया, कर्जा लिया, उसको सेटल करना है। सिंपल है, भारत है उसके लिए, अपने को कुछ नहीं करना है, टैक्स बढ़ा देना है, टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल है। चलिए लिखते हैं यार इस पॉइंट को एकदम। चलो, तो अगर हम बात करें बच्चों, तो भाई इट लेड टू ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस मतलब वही गोली बारूद में पैसा बहुत खर्च हो रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। इनके बात वही है कि हड्डी ना दम, ना हम किसी से कम। ठीक, तो इनके साथ लॉजिक वही है ब्रिटिशर्स के साथ, ना हड्डी ना दम, ना हम किसी से कम। ठीक, अगर हम बात करें तो भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी गोली बारूद खरीदने का, गन वगैरह खरीदने का जो पैसा है, लड़ाई लड़ने का पैसा है, वो बहुत बढ़ गया है। और इसको फाइनेंस कौन कर रहा था? फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। ठीक है, दो चीजें फाइनेंस कर रही थी। नंबर 1 वॉर लोन्स यानी लड़ाई के लिए ली गई उधारी, भैया लोन, कर्जा। और दूसरा है इंक्रीजिंग द टैक्सेस, यानी टैक्सेस को यहां पे बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इंक्रीजिंग द टैक्सेस। ठीक है, सिंपल है। अब मजे की बात यह है कि अगर आपको पैसा मैनेज करना है तो क्या किया जाएगा? टैक्स और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, दो चीजें बढ़ा दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दो चीजें बढ़ा दी, यानी कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी, ये भी क्या होता है, ड्यूटी का मतलब टैक्स ही होता है। ठीक है, पहली बात तो इसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज्ड। ठीक है, इसको बढ़ा दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बढ़ा, इनकम टैक्स को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पहला तो जो कस्टम्स ड्यूटी होती है, यानी जब आप कभी भी कोई सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको एक टैक्स देना पड़ता है, जिसको आप कस्टम टैक्स या कस्टम्स ड्यूटी भी कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि वॉर के जो एक्सपेंडिचर है, युद्ध लड़ने का जो खर्चा है,
वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अब उस खर्चे को मैनेज करने के लिए नंबर वन आपने उधार ले रखा है, वॉर लोन्स ले रखे हैं, और दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो, टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हो, टैक्सेस को बढ़ा रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, पहली बात जो कस्टम्स ड्यूटी थी, कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है, जब आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्स लगता है, पहली बात तो उसको बढ़ा दिया। साथ ही साथ लोगों की इनकम पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो हम आज भी पे करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे इनका जितना भी कर्जा है उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अब कभी भी जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल सामान है उसका दाम काफी बढ़ जाता है। इसका रीजन है कि मैक्सिमम चीजें तो बंद पड़ी होती हैं, आपका बिजनेस तो बंद हो जाता है, व्यापार एकदम ठप पड़ जाता है। तो एज अ रिजल्ट जब मार्केट में सामान ही नहीं होगा और मांगने वाले बहुत ज्यादा होंगे, तो क्या होगा बेटा, सामान का दाम यानी गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो जो वॉर के ईयर्स थे, तो ये जो साल है आपका, इसमें जनरली जो सामान का दाम था वो 2 टाइम्स हो गया। यानी अगर एक चीज 10 रुपए की बिक रही है तो 20 रुपए की हो गई, 20 रुपए की बिक रही है तो 40 रुपए की हो गई। तो ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, यानी जितने समय तक ये युद्ध चलता रहा, आप देखोगे कि भारत के अंदर जो सामान का दाम है, जो नॉर्मल यूज का सामान है, डेली यूज का सामान है, उसका दाम जस्ट डबल हो गया। तो एक आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सामान खरीदना बहुत मुश्किल है। एक गरीब आदमी जो 10 रुपए का सामान नहीं खरीद पा रहा, वो 20 रुपए का कैसे खरीदेगा, है कि नहीं भाई। तो लोगों के लिए अपना दिन टू डे मैनेज करना यहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक है। थ्रू वॉर ईयर्स, ठीक है, युद्ध के टाइम पे जो प्राइजेस थे, प्राइजेस मतलब सामान का दाम, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। थ्रू वॉर ईयर्स प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड, ठीक है, डबल्ड बिटवीन 1913 टू 18। तो इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में जो सामान का दाम था क्या हो गया भाई, ऑलमोस्ट दुगना हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, है कि नहीं प्यारे बच्चों। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो बाद में जब क्लास नोट्स मिलेंगे तो उसके थ्रू भी आप इसको नोट कर सकते हो। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बात कम करिएगा, समझिएगा थोड़ा ज्यादा। चलिए आगे बात करते हैं, एक पेज ऐड करता हूं आपके लिए, वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडिया। चलिए WW1 एंड इंडिया, ठीक है। तो अभी तो भाई दिक्कतें थम नहीं रही हैं, यहां पे दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं लोगों की। और अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, तो बेटा एक चीज आपको और पता चलेगी कि विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब दिक्कत यह है कि उनके पास कोई खास ट्रेनिंग तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा नंबर्स में मर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर में आप जा रहे हो, युद्ध में आप जा रहे हो, तो सोल्जर्स तो मरेंगे। 3-4 साल से युद्ध चल रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, सोल्जर्स मरते जा रहे हैं, तो बेटा उनको रिप्लेस करना भी तो जरूरी है, तो ब्रिटिशर्स ने पता है क्या स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब है कि बिना आपकी मर्जी पे जबरदस्ती उठा के आर्मी में भर्ती कर देना। यानी खासकर अगर आप पंजाब के आसपास के इलाकों में देखोगे, पंजाब के आसपास के जो गांव थे वहां पे ये चीज ज्यादा कॉमन थी, ठीक है, कि लोगों को बिना उनकी मर्जी के उठा के आर्मी में डाल रहे थे, कह रहे थे कि आप जाओ जाके युद्ध करो। तो इसके चलते जो नौजवान लोग हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं, उनको जबरदस्ती उठा के इन्होंने आर्मी में डाल दिया, है ना। जबरदस्ती को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स्ड, और किसी चीज में भर्ती करने को कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो मिला के शब्द बनता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो यहां पे ब्रिटिशर क्या कर रहा है, जबरदस्ती लोगों को उठा के आर्मी में डाल रहे हैं। अब इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग गुस्सा हो रहे हैं कि बिना पूछे, बिना में मतलब के जबरदस्ती अपने फायदे के लिए आप उठा के यहां पे आर्मी में डाल रहे हो लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो जो ब्रिटिशर्स के प्रति भावना है ना, हेट्रेड की, वो बढ़ती जा रही है इंडियंस के अंदर, है कि नहीं प्यारे बच्चों। इसके बाद सवाल पूछूंगा तो ध्यान से रखना। चलिए फिर अगर हम बात करें फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू विलेजेस, फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस, फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस मेड विलेज पीपल एंग्री, ठीक है, सिंपल शब्दों में लिखते हैं इसको, मेड विलेज पीपल एंग्री, मेड विलेज पीपल एंग्री, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे बच्चों कि 1918 से
1919 की अगर हम बात करते हैं या 1920 की भी अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो 1918 से 1919 या फिर अगर हम बात करें 1920 से 21, ये वो समय था जब काफी देश के काफी हिस्सों में जो क्रॉप्स थे यानी आपके अनाज थे वो खराब हो गए, राइट। बैड कंडीशंस के चलते कई जगह सूखा पड़ गया। तो आप देख सकते हो कि भाई जो अनाज था खेतों के अंदर वो खराब होने लगा, सड़ने लगा। और अगर अनाज खराब हो जाएगा तो मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। अगर अनाज प्रॉपर प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है फूड ग्रेन्स का, अगर खेतों के अंदर प्रॉपर अनाज ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, खराब होता जा रहा है, तो मार्केट के अंदर भी तो शॉर्टेज क्रिएट होगी। जब मार्केट में सामान आएगा ही नहीं तो बिकेगा कहां से, है ना। तो आप ये भी एक बहुत पेक्यूलर कंडीशन है कि 1918 1921 के अंदर क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड इससे क्या हुआ बच्चे, इट लेड टू फूड शॉर्टेज, ठीक है, लेड टू फूड शॉर्टेज। इससे क्या हुआ भाई हमारे पास, इससे फूड की कमी हो गई, यानी खाने की बहुत ज्यादा कमी होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब कहते हैं ना कि कभी कभी गरीबी में आटा गीला होना, तो गरीबी में आटा गीला होने का मतलब होता है कि जिंदगी ऐसे ही बर्बाद चल रही थी और मटिया मेट हो गई, ठीक है, यानी जिंदगी मेरी ऐसे ही खराब चल रही थी और बेकार हो गई। इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना या मुसीबत में और मुसीबत आना। तो अभी आप देख सकते हो कि भारत के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे एरियाज में जो अनाज है वो बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस, बुरे वेदर कंडीशंस के चलते खराब हो रहा है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, अनाज सूख जा रहा है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारे इलाकों में जो था भारत के अनाज बिल्कुल खराब हो गया। अब जब अनाज खराब हो जाएगा तो क्या होगा, फूड शॉर्टेज होगा, और अगर फूड शॉर्टेज होगा तो इससे क्या होगा बच्चे, फामाइंस होंगे। फामाइंस का मतलब होता है भुखमरी, ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है भाई, भुखमरी वाली सिचुएशन। तो भारत के कई सारे इलाकों में आप कहोगे तो भुखमरी जैसी सिचुएशन फैल गई, यानी लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो दिस वॉज अकंपनीड बाय, अकंपनीड मतलब है इसके साथ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल डिसीज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, तो एक वायरल डिसीज था जो कि काफी ज्यादा भारत के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ था। तो अगर आप सेंसस की बात करोगे, 1921 सेंसस की बात करोगे, तो इसके हिसाब से करीब 12 से 13 मिलियन लोग जो थे, ठीक है, 12 से 13 मिलियन पेरिस्ट। पेरिस्ट का मतलब होता है डाइड, ठीक है, पेरिस्ट का मतलब होता है डाइड और इफेक्टेड, ठीक है, या तो मर गए थे या काफी ज्यादा सीवियरली इफेक्ट हुए थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दो रीजंस। कौन से दो रीजंस हैं, नंबर 1 फेमाइंस, पहला है सूखा पड़ना, और दूसरा है आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब बीमारी, ठीक है, मस्त एकदम। एपिडेमिक को आप समझ लो, एपिडेमिक क्या है बच्चे, एक लार्ज स्केल पे फैली हुई बीमारी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बीमारी। तो आप कह सकते हो कि भाई भारत का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों ही बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे। नंबर 1 हमने पहले क्या पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से क्या हुआ, एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई भारत के अंदर। फिर हमने क्या सीखा कि भाई जो ब्रिटेन है वो लार्जली यानी ज्यादातर उधारी पे यहां पे लड़ाई लड़ रहा है, उसने बहुत जगह, सारी जगह से उधार ले रखा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, कहने का मतलब है पैसा जो कि गोली बारूद खरीदने में खर्च किया जा रहा है, लड़ाई लड़ने में खर्च किया जा रहा है, वो सारा है आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर। और जब आप युद्ध लड़ोगे, वो भी 3-4 सालों से आप लड़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है आपका बढ़ जाएगा। और इसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटेन क्या कर रहा है, या तो लोन ले रहा है या फिर यहां पे भारत के अंदर टैक्सेस बढ़ा रहा है। एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो कस्टम्स ड्यूटी है यानी वो टैक्स जो आप सामान के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगाते हो, उसको बढ़ा दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि भाई इनकम टैक्स यानी जो पैसा आप कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगाना जो है यहां पे स्टार्ट कर दिया। जैसे आज भी अगर आप सैलरी आपको मिलेगी, जब आप आगे चल के जॉब करोगे तो आपकी सैलरी पे भी सरकार टैक्स लेती है, जिसको आप कहते हो इनकम टैक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस इनकम टैक्स को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि वॉर का ईयर जो थे, ठीक है, जिस समय पे युद्ध चल रहा था उस टाइम पे डेफिनेट सी बात है, जब किसी भी देश में युद्ध चलता है तो बाकी काम धंधे वहां पे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आपका सारा फोकस लड़ाई के ऊपर है।
एज अ रिजल्ट मार्केट में खाने के लिए सामान नहीं है। जब खाने के लिए सामान ही नहीं होगा तो आप फिर क्या करोगे भाई? सिंपल सी बात है, फूड की शॉर्टेजेस होंगी, सामान का दाम बढ़ जाएगा, और जो इंडिया के अंदर हो रहा है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा बच्चों कि फोर्स रिक्रूटमेंट। अब जब लड़ाई लड़ रहे हो आप तो बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होगी, तो जितने सोल्जर्स कम पड़ेंगे उनको रिप्लेस करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, खासकर पंजाब के आसपास के जो इलाके हैं वहां से बहुत सारे लोगों को, जो हट्टे कट्टे थे, जवान लोग थे, उनको उठा के जबरदस्ती आर्मी में डाल दिया। इसको हम कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट करना, जिसके चलते लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। लोगों के अंदर एक अलग लेवल की हेट्रेड है ना, एक अलग लेवल की गंदी जो भावना है ना ब्रिटिशर्स के प्रति, वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई। फिर हमने क्या देखा कि 1980 और 19 की अगर हम बात करें, या 1920-21 की बात करें, तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो क्रॉप्स थे वो खराब हो गए वेदर कंडीशंस के चलते। कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब क्रॉप्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? फूड की शॉर्टेज होगी, खाने की कमी होगी, और जब खाना नहीं होगा तो क्या होगा बच्चा? लोग भूखे मरेंगे, और ऐसी सिचुएशन को हम फेमाइन्स कहते हैं, भुखमरी कहते हैं। फिर अगर हम देखेंगे बच्चों, ये काफी नहीं था कि तब तक इन्फ्लुएंजा का बीमारी फैल गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस फैल गया, वायरल फीवर फैल गया, बीमारी फैल गई बहुत सारी जगह, और भारत के बहुत सारे लोग आप देखोगे बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए। तो कुल मिलाकर अगर 1921 में जब सेंसस किया गया, अगर उस सेंसस की बात करो, तो 12 से 13 मिलियन लोग थे जो या तो मर गए थे या सीवियरली इफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वो क्या है? पहली भुखमरी, और दूसरा है आपका एपिडेमिक, या बड़े लेवल पे फैली हुई बीमारी। और ऐसे पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर एंट्री होती है हमारे अपने बापू जी की, यानी हमारे गांधी जी की। ठीक है, चलिए, और यहां पे एंट्री होती है भाई हमारे रॉक स्टार, हमारे सुपरस्टार, यानी हमारे गांधी जी की। तो हम लिख सकते हैं इनको गांधी जी रिटर्न्स, एक जबरदस्त मूवी जिसने पूरे ब्रिटिशर्स को काफी हद तक हिला के रख दिया। देखिए, मैं ये नहीं कहता आपसे कि गांधी जी इज द ओनली वन, डेफिनेट सी बात है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के पीछे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज कहीं इतिहास में दब के रह गया है ना। हम बात करें चाहे चंद्रशेखर आजाद की, हम बात करें रामप्रसाद बिस्मिल की, हम बात करें शहीद भगत सिंह की, या फिर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, या फिर चाहे वो लाला लाजपत राय हो, या बाल गंगाधर तिलक हो, या गोपाल कृष्ण गोखले हो, या आनंद मोहन बोस हो। ठीक है, आप कितनों की बात कर लीजिए, कितने सारे नाम हैं। तो अगर मैं किसी एक को कहूंगा कि नहीं भाई इंडिया की आजादी सिर्फ इन्हीं की वजह से है, तो वो शायद थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके कंबाइंड एफर्ट से जो है कहीं ना कहीं भारत को आजादी मिली। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने से पहले एफर्ट नहीं हो रहे थे, गांधी जी के आने से पहले भी एफर्ट थे, लेकिन जिस लीडरशिप की आप डिमांड करते हो ना, वो लीडरशिप यहां मिसिंग थी। भारत में लोगों को पता है, राजनीतिक नेताओं को पता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं पता। ठीक है, अगर चाहे कितनी भी अच्छी टीम बना लो, कितनी भी अच्छी टीम बना लो, अगर टीम के पास एक कैप्टन नहीं है, एक कप्तान नहीं है, तो टीम को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आप देखो, गुजरात टाइटंस 2 साल पुरानी टीम है, लेकिन उस टीम की सक्सेस के पीछे उसकी कप्तानी है, उसका टीम मैनेजमेंट है, और उन प्लेयर्स का कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस है, तब जाकर के दोबारा से वो आज फाइनल में खेल रहे हैं सीएसके के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करिए, चेन्नई सुपर किंग्स लगातार महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में इतने बार प्लेऑफ में आई है, इतने बार फाइनल्स में आई है, 10th टाइम फाइनल में आई है। ठीक है, तो बेटा प्लेयर्स होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को गाइड कैसे करना है, उनसे उनका बेस्ट कैसे निकलवाना है, ये एक कैप्टन बताता है, ये कैप्टन गाइड करता है। और भारतीय राजनीति के इतिहास की अगर हम बात करें, इंडिया को एक ऐसे कैप्टन की तलाश थी, भारत को एक ऐसे लीडर की तलाश थी, जो भारत को मिलता है महात्मा गांधी के फॉर्म में। जब गांधी आए, उनका नाम के आगे महात्मा नहीं लगा था। ठीक है, अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी भारत वापस आते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा एक बार, इसको बेटा लिख लीजिएगा एक बार कि गांधी जी, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे कि गांधी जो है, गांधी जी लिख देते हैं, गांधी जी रिटर्न्ड बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, ऑन 9th Jan 1915, 9 जनवरी 1915। इसको हम आज सेलिब्रेटेड नाउ एज प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलो,
तो अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद मैं आपसे पोल लूंगा, उसके बाद पोल के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं गांधी की बात करूं, गांधी जी की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आज हर साल 9 जनवरी को। जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो उन्होंने भारत की राजनीति को देखा, भारत की सिचुएशन को देखा, भारत की पॉलिटिक्स को देखा। देखिए, आते साथ कोई भी आंदोलन करना यहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे, भले ही आपका अपना देश हो, लेकिन अगर आप बहुत सालों बाद जा रहे हो तो वहां की रियलिटी को समझना, वहां की प्रॉब्लम्स को समझने में आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि 1915 से लेकर 1917 तक गांधी ने भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने का ट्राई किया है, और भारत के अंदर क्या प्रॉब्लम है बेटा उसको फाइंड आउट करने का जो है यहां पे ट्राई किया है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे बच्चे, तो 1915 से 1917 का जो टाइम पीरियड है, गांधी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, गांधी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, ठीक है, किस लिए? टू नो द प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू नो द इश्यूज, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, टू नो द इश्यूज। अब सवाल उठता है कि भाई गांधी जी ने 1915 से 17 के बीच में क्यों ट्रैवल किया, भारत में अलग अलग हिस्सों में क्यों ट्रैवल किया? उसका सिंपल साधारण रीजन है भैया, कि सिंपल सी बात है कि गांधी जी को भी भाई जानना था ना कि क्या चल रहा है यार, क्या भाई लोग ये मचा रखे हैं ना। गांधी जी को जानने का था कि द ब्रिटिशर क्या मच लगा रखे हैं, ब्रिटिशर लोग क्यों परेशान कर रहे हैं भाई, क्यों ट्रबल कर रहे हैं। और गांधी जी के बारे में एक बात बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां गांधी जी खड़े होते हैं। फैक्ट है ये, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन आप देख लो, बहुत सारे स्ट्रगल्स आप देख लो, तो वहां गांधी जी खड़े हैं। स्टार्टिंग हम बात करेंगे चंपारण के बारे में, तो गांधी जी कहते हैं भैया जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल, एक जबरदस्त वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे गांधी जी के आइडियोलॉजी पे और सत्याग्रह के ऊपर। चलो, तो प्यारे बच्चों के लिए एक पोल का सवाल है, एक पोल का क्वेश्चन है, बढ़िया सा एक पोल क्वेश्चन, उसको करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, 9th Jan is celebrated every year as dash, ठीक है, ABCD। फॉरेनर्स डे, पहला सवाल है फॉरेनर्स डे, ठीक है। दूसरा है एनआरआई ऑर्गेनाइज डे, ठीक है। तीसरा है न्यू डे, और चौथा है प्रवासी भारतीय दिवस। चौथा है बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो आपको एक बार फटाफट से पोल्स देता हूं, फटाफट से हम बच्चों को पोल्स देंगे, और पोल्स के बाद जो है प्यारे प्यारे बच्चों के हम लोग यहां पे आंसर्स लेंगे, ठीक है बच्चों। 45 सेकेंड्स का पोल आने वाला है आपके पास, श्योर 45 सेकेंड्स का पोल आने वाला है आपके पास। चलिए प्यारे बच्चों, जबरदस्त वाले बच्चों, भैया पोल थोड़ा लैग कर रहा है यहां पे, ठीक है, तो एक बार पोल का वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स कर रहे हैं। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं, 45 सेकेंड्स का पोल, बहुत बढ़िया। चलो, तो बहुत ही सही प्यारे बच्चों, बहुत ही सही बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स करते हुए, बहुत जबरदस्त आंसर करते हुए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, सुपर्ब, क्या बात है, बहुत ही सही बच्चों, बहुत ही सही बच्चों, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, मजा आ रहा है भाई। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो आंसर तो भाई फटाफट से, पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, जल्दी पानी वानी पी लो। ओके, पानी वानी पी लो भाई, बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत प्यारा आंसर करते हुए। डोगेश विल बी सो प्राउड ऑफ यू गाइस, क्या बात है यार, डोगेश आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्राउड है आपके ऊपर डोगेश। डोगेश भाई ओपी है ना, क्या बात है। हमारे उड़ानियंस भी तो ओपी है, हमारे उड़ानियंस इतने सुपर्ब, इतने जबरदस्त हैं, इतने धांसू हैं, इतने मस्त है ना, क्या बात है। जहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या उड़ानियंस का जलवा। ओहो, क्या बात है, बच्चा लोग बड़े सही आंसर कर रहे हो भाई। प्रवासी भारतीय दिवस, बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा बता दिया है तुम लोग को। एनसीईआरटी में सिर्फ 1915 दे रखा था, इस वजह से मैंने कहा कि भाई आपको बता देते। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस।
तो देखते हैं हमारे उड़ानियंस और डॉगेश के दोस्तों ने क्या आंसर। क्या बात है यार, छा गए भाई लोग तुम लोग। सो डॉगेश इज सो प्राउड ऑफ यू। डॉगेश को बहुत खुशी है तुमसे मिलकर के, हुई हुई हुई, है ना। तो हमारा परफेक्ट है। अपन आंसर सही करते तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं क्लास के अंदर हम लोग, अगर आंसर सही करते हैं तो क्या बोलते हैं, हुई हुई हुई। आंसर सही हो गया, ठीक है। तो भैया हुई 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 आंसर अपना सही है। करेक्ट आंसर इज प्रवासी भारतीय दिवस। 92% बच्चों का आंसर बिल्कुल बढ़िया है। साची गुप्ता, प्रिंस जैन, आयुष नेगी, शशि कुमार गुप्ता एंड पार्थ कुमार। क्या बात है यार, बच्चे मस्त कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे जो कि आंसर कर रहे हैं चैट के ऊपर। तो भैया सबको हुई 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 और बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो हुई 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 मस्त आंसर है, ठीक। चलो अब बात करते हैं यार सत्याग्रह के आइडिया की। तो वो बहुत मस्त आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया, ठीक है, मजा आएगा सुन के। गांधी जी का फंडा बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल फंडा है गांधी जी का। ऐसा है कि भाई लोग ये तलवारबाजी करना ना बहुत बहुत बोरिंग टास्क है। ये गन से तुम लोग मार दोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा गन से मारोगे मजा नहीं आएगा। अभी क्या है, अपन सामने वाले को इतना पकाने का, इतना बोर करने का भाई, है ना, इतना बोर करने का। एक टाइम के बाद उसको लगेगा यार ये आदमी क्या है यार, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है। सिंपल है। तो गांधी जी का लॉजिक बहुत सिंपल है भाई, गांधी जी का लॉजिक बहुत सिंपल है। गांधी जी क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया। देखो साउथ अफ्रीका के अंदर आपने बहुत बारी कहानी सुनी होगी कि गांधी जी एकदम टॉप नॉच, एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम तैयार होकर स्मार्ट बन के जो थे, बैठे कहां पे, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन के अंदर। गांधी जी बैठे एकदम मस्त, कह रहे पंछी बनूं उड़ता फिरूं, मस्त एकदम, ठीक है। तो ऐसे मस्त जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे हुए। अब गांधी जी का जो कंप्लेक्शन था थोड़ा डल था, थोड़ा सा डल कंप्लेक्शन था उनका। अब वहां पे भैया साउथ अफ्रीका के अंदर जितने लोगों का कंप्लेक्शन थोड़ा डार्क था, कंप्लेक्शन मतलब स्किन का कलर, रंग का कलर थोड़ा डार्क था, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था। इस पॉलिसी को अब रेसिज्म भी कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में कहें तो इसको हम रेसिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल। अब गांधी जी को एकदम टेंशन फ्री होकर बैठे हुए हैं उधर, टिकट विकट लेकर के। उधर से कंडक्टर आता है, कहता है गांधी जी उतरना पड़ेगा। गांधी जी कहते क्यों उतरना पड़ेगा, कहते गांधी जी वो सब ठीक है, टिकट है आपके पास, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका कंप्लेक्शन यानी स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, तो उतरना तो पड़ेगा। गांधी जी ने जो था भाई, गांधी जी को उतार दिया, जबरदस्ती उतार दिया। अब गांधी जी इसको पर्सनल लेकर कहता अच्छा बेटा, कहना बेटा जानते नहीं हो तुम हमको, हैं बेटा, तुम्हारे पास होगी AK-47, मैं आगरे लेके घूमता हूं, होगी तुम्हारे पास AK-47, मैं आगरे लिए घूमता हूं, और सत्याग्रह मेरे हथियार है ना, मैं वार लिए घूमता हूं। क्या बात है ना। हालांकि इसका राइमिंग तुम बना लेना बाद में। तो कुल मिला के गांधी जी जो थे थोड़ा ऐसा हो गया यार, ये तो गलत हो रहा है भाई लोग, है ये तो नाइंसाफी है, मतलब इज्जत का मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। गांधी का रुको अभी बताता हूं, कहना बेटा रुको अभी बताता हूं, सत्याग्रह चलाता हूं, ठीक है। गांधी ने कहा रुको अभी बताता हूं, सत्याग्रह चलाता हूं, नींदें तुम्हारी उड़ा के रख दूंगा, ठीक है, नींदें तुम्हारी उड़ा के रख दूंगा। गांधी जी का जो सत्याग्रह का मोटिव है, सत्याग्रह का जो लॉजिक है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। गांधी जी कहते हैं कि बेटा अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर बेटा तुम सच्चे हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। जो तुम पे अत्याचार करता है ना बेटा, उसको क्या करो, उसको रिक्वेस्ट करो, उसको बताओ कि भाई तू गलत कर रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसको रियलाइज होगा कि वो गलत कर रहा है, और तब वो तुम्हारा जो है तुम्हारे साथ गलत करना छोड़ देगा, और तब कह सकते हो कि तुम्हारी सच्ची जीत हुई है। अगर कोई एक चांटा आके मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो। हालांकि आज का पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है। आज अगर कोई एक बम मार रहा है आकर के, तुम कहोगे बढ़िया बढ़िया भैया मजा नहीं आया, एक और एक और एक और, मारो मारो मारो, बम मारो, इधर मजा नहीं आ रहा, भैया AK-47, भैया गोली मारना, गोली इधर, गोली हाँ ये यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे गोली मारना, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, आज का लॉजिक ऐसा नहीं है, ठीक है। आज तुम ऐसा करोगे मार भी देगा गोली सामने वाला, लेकिन उस जमाने की बात अलग है, ठीक है, उस जमाने की बात अलग है। तो गांधी जी का आइडियोलॉजी बहुत सिंपल है। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका लॉजिक एकदम करेक्ट है, आप एकदम सच्चे हो, ठीक है, आप एकदम सच्चे हो, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ट्रूथफुल हो अपनी भाषा में, तो आप सत्याग्रह करिए, ठीक है। फिजिकल फोर्स यूज करने का जरूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स यूज करने का जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल बातों से रिक्वेस्ट करके भी सामने वाले से अपनी बात मनवा सकते हो, और यही कहलाता है भाई सत्याग्रह, ठीक है प्यारे बच्चों, समझे। तो इसी को कहते हैं हम लोग सत्याग्रह। इसको थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखेंगे भाई लोग। यार देखो मैं थोड़ा सा फील्ड में चला जाता हूं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो भाई ठीक है, भूल चूक माफ। तो मैं समझाने के लिए, यार लॉजिक है ना। हालांकि उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस, आज की पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। ओके, तो नंबर 1, गांधी जी फॉट अगेंस्ट रेसिस्ट रेजीम, रेजिम मतलब रूल लिख लेते हैं,
इन साउथ अफ्रीका using a noble method of mass agitation. अब इसका मतलब समझना, मास एजिटेशन, ठीक है, मास का मतलब होता है बड़ी संख्या में, मास एजिटेशन यानी समझ लो प्रोटेस्ट इन लार्ज नंबर। इसको सिंपल भाषा में लिख देता हूं भाई, प्रोटेस्ट इन लार्ज नंबर, ठीक है। आज मजे बहुत आएंगे तुमको, चैप्टर धांसू यार। देखो आज मैंने थोड़ा सा टाइम तुम लोग का लिया ताकि चैप्टर का बेस बन जाए, तो आगे बहुत बढ़िया से मजे कर पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है। So Gandhi fought against the racist rule in South Africa using noble method of mass agitation. Mass agitation का मतलब होता है बड़ी संख्या में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं। And this method was सत्याग्रह। This method was सत्याग्रह। इस मेथड को हम क्या कहते हैं भाई? सत्याग्रह। सत्याग्रह। This method was सत्याग्रह। एक मूवी आई थी अजय देवगन की यार, सत्याग्रह, हालांकि चली नहीं थी वो बहुत ज्यादा, ठीक है। हम लोग भी गए थे देखने के लिए, लेकिन हॉल में कोई था ही नहीं, तो वापस आ गए। चलो, तो सत्याग्रह को अगर ब्रेक करेंगे, अगर इस सत्याग्रह शब्द को हिंदी में लिखते हो ज्यादा फील आएगा, ठीक ठीक है। इस शब्द को हिंदी में लिखते हैं तो ज्यादा फील आएगा, सत्याग्रह। इस शब्द को अगर आप ब्रेक करोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे, तो क्या आएगा? सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। आग्रह। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। आग्रह का मतलब क्या होता है बेटा? आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, यानी सच। तो सच के लिए आग्रह करना यानी रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आपका कॉज बहुत सच्चा है, अगर आपकी बात में सच्चाई है, तो जो आपके ऊपर दिक्कत कर रहा है, जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो आपके ऊपर जुल्म ढा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसको क्या करो? उसको रिक्वेस्ट करो, उससे आग्रह करो, उसको बताओ कि भैया जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, ठीक है, और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चल थोड़ा सा और लिखेंगे बच्चे उसके बारे में हम लोग, ओके। चलो सत्याग्रह ये बढ़ गया, आगे बात करते हैं। तो अगर हम सत्याग्रह की बात करें, थोड़ा सा पेन वेंशन चेंज करेंगे मस्त एकदम, ठीक है। तो भाई लोग बने रहो यार, डॉगेश के ऑडियंस, भैया एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। आगे मैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट सुनाऊंगा जिसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताऊंगा, लाइक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, आज नहीं, अगले लेक्चर्स में। सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो सत्याग्रह कहता है कि इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द कॉज इज ट्रू, अगर आपका कारण सच है, इफ द कॉज इज ट्रू, ठीक है, अगर आपका कारण बिल्कुल सच है कि इफ द कॉज इज ट्रू, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका कारण सच है तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। इट लेज इसको ऐसे लिख लो आप, इट स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट, इट स्ट्रेसेस मतलब जोर डालना, ठीक है, स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट टू रिक्वेस्ट द ऑपरेसर, टू रिक्वेस्ट द ऑपरेसर। ऑपरेसर का मतलब होता है जो गलत कर रहा हो, ठीक है, जो गलत कर रहा हो या दबा रहा हो, ठीक है, या किसी को दबा रहा हो, या फिर आप कह सकते हो किसी को दबाना, किसी को दबा रहा हो, ठीक है, दबा रहा हो, तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ऑपरेसर कौन होता है? जो आदमी, इंसान गलत काम कर रहा हो या जो किसी को दबा रहा हो। तो सिंपल सी बात है, गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका कॉज ट्रू है, सच्चा है, तो फिजिकल फोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इस बात पे स्ट्रेस डालता है, प्रभाव डालता है कि आप ऑपरेसर को, यानी जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको आप रिक्वेस्ट करिए, सूनर और लेटर उसको समझ में आएगा कि उसकी की गई चीज गलत है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को अपने को याद रखना है, ठीक है। एंड ये कैसे करोगे आप? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग। अपील का मतलब होता है बाय रिक्वेस्ट करना, बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है, कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा हिंदी का शब्द है, जो आपके अंदर का कॉन्शियंस होता है, जो आपको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इट दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको अपील करिए, उसको रिक्वेस्ट करिए, इस बात को समझाइए कि जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है।
एंड उसकी अंतरात्मा को आप रिक्वेस्ट करिए, उसको मजबूर करिए सोचने पे, और वो सोचेगा और डेफिनेट सी बात है जीत आपकी ही होगी, है ना। अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह इट इज अ प्योर सोल फोर्स, इट इज अ प्योर सोल फोर्स, ठीक है। सत्याग्रह क्या है? एक प्योर सोल फोर्स है, एक ऐसी ताकत है, एक एक्टिव रेजिस्टेंस है, इट इज एक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कभी भी कोई कमजोर आदमी नहीं कर सकता। एक सत्याग्रही बनने के लिए आप कमजोर नहीं हो सकते, क्योंकि एक कमजोर आदमी कभी भी अपने ऊपर टॉर्चर फेस नहीं कर सकता, कभी भी मार नहीं खा सकता, कभी भी अपने कॉज के लिए लड़ नहीं सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो एक कमजोर आदमी कभी भी सत्याग्रही नहीं बन सकता, और यही गांधी जी आपसे कहते हैं। गांधी जी आपसे कहते हैं कि भैया इट्स एन एक्टिव रेजिस्टेंस। अगर आपका कॉज सच्चा है, फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, मार पिटाई की जरूरत नहीं है। इट स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट कि आप अपने ऑपरेसर को रिक्वेस्ट करिए, ऑपरेसर वो बंदा जो गलत कर रहा हो, किसी को दबा रहा हो, ठीक है, उसकी अंतरात्मा को रिक्वेस्ट करिए, उसको समझाइए कि जो आप कर रहे हो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, ठीक है। और यही है आपका सत्याग्रह, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इससे रिलेटेड एक सोर्स आता है, एक सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बाकी किसी सत्याग्रह को कराने से पहले मैं आपको ये सोर्स कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा ये सोर्स आता है एनसीईआरटी के अंदर, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। 5 मिनट में आपके और लूंगा आज, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग साथ साथ समझेंगे और साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सोर्स बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इससे रिलेटेड कुछ पोल क्वेश्चंस हैं, पोल के सवाल हैं, वो साथ साथ आप लोग करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1, सो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि इट इज सेट ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक। ये कहा जाता है कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति विद्रोह दिखाना, प्रोटेस्ट करना। पैसिव का मतलब होता है जब आप बहुत एक्टिव नहीं होते, मतलब ऐसे एकदम लेजी लेजी से, लूज लूज से होते हो। तो कुल मिला के गांधी जी कहते हैं कि बोला जाता है कि पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो एक कमजोर व्यक्ति का हथियार है, कमजोर का वेपन है, लेकिन पावर जो इस आर्टिकल का सब्जेक्ट है वो एक मजबूत आदमी ही यूज कर सकता है। सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। कहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जो मैंने आंदोलन किया, साउथ अफ्रीका के अंदर जो मैंने सत्याग्रह किया, वो पैसिव नहीं है, वो बहुत ही एक्टिव मूवमेंट है। उसको करने के लिए यहां जिगर चाहिए, उसको करने के लिए हिम्मत चाहिए, कोई कमजोर आदमी नहीं कर सकता वो। आगे गांधी जी क्या कहते हैं कि सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। एक सत्याग्रही किसी और के ऊपर जो है पेन कॉज नहीं करता, किसी और को नुकसान कॉज नहीं करता। ही डज नॉट सीक डिस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ सत्याग्रह। कोई इल विल नहीं है, कोई खराब सोच नहीं है। सत्याग्रह एक प्योर सोल फोर्स है। सच्चाई इस सोल का, यानी इस आत्मा के अंदर का मेजर सब्सटेंस है, मेजर पावर है, मेजर शक्ति है। इस वजह से इसको हम सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। इस सत्याग्रही के अंदर नॉलेज होती है, धर्म होता है, ठीक है। और बहुत कॉमन बात है कि इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। The British worship the war god and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry the arms. ठीक है। तो कुल मिलाकर के महात्मा गांधी कहते हैं कि भले ही यूरोप या ब्रिटेन के लोग या यूरोप और ब्रिटेन की सरकारें भारतीयों से फायर पावर में मजबूत होंगी, उनके पास ज्यादा आर्म्स होंगे, ज्यादा हथियार होंगे, लेकिन वो भाई वो क्या बन रहे हैं? हथियार की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग हथियार की भाषा नहीं जानते, इंडिया के लोग सच्चाई की भाषा जानते हैं और उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट ही टेल्स अबाउट सत्याग्रह। चलिए अब क्विकली मेरे पास 3 सवाल हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, पोल्स को यहां पे लेके आएंगे फटाफट से, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन लेकर के आएंगे बच्चों, पोल्स को लेकर के आएंगे बच्चा फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है एजर्शन और रीजन क्वेश्चन। एजर्शन रीजन करने का बहुत आसान तरीका है, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अगर दोनों सही हैं तो आपको इनको हटा देना है, इन ऑप्शंस के साथ जाना है। अगर एक सही है तो इनमें से किसी के साथ जाना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एजर्शन कहता है कि सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। रीजन कहता है सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात है, 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आसान सा सवाल है। एजर्शन रीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करिए। अगर दोनों सही हैं तो लास्ट के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर एक सही या एक गलत है, ठीक है, तो पहले के 2 ऑप्शन हटा दीजिए, लास्ट के 2 में से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का, बहुत आसान तरीका है बच्चों,
बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का, आप खुद पढ़ के बताइए क्या होना चाहिए आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चे बहुत आसान सवाल कर रहे हैं, बच्चे बहुत आसान सवाल कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही सही बहुत ही सही। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ओके 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 ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, प्यारे उड़ानियंस, क्या हालचाल। देखिए पहला है सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस, जो कि गलत बात है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। दूसरा है कि सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स गलत है, और ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू सही है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर यहां पे सही किया, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ने 46% बच्चों ने आंसर किया। ओ भाई, भाई साहब क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? मैंने आपसे क्या बताया, पहले दो स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है यार, सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, सत्याग्रह एक एक्टिव रेजिस्टेंस है। आंख बंद करके आंसर नहीं करते, सत्याग्रह एक्टिव रेजिस्टेंस है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। आप पहला ऑप्शन खत्म कर दीजिए, आपका आंसर डी है। आंसर है कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बच्चों। पार्थ, निश्चय, दीपक, नमन, बंसल, निकुंज कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर किया बच्चों ने, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गांधी यूज सत्याग्रह टू फाइट इनजस्टिस सक्सेसफुली? ठीक है, फटाफट से सवाल लीजिएगा, फटाफट से बच्चों। इनमें से गांधी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल कहां पे किया था इनजस्टिस फाइट करने के लिए? स्पेन, ठीक है, स्पेन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। हुई क्या बात है, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। एक और क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। चलिए 30 सेकंड्स, टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। हो जाओ भाई, फटाफट से हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। ओके बालकों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चे अच्छा करते हुए, बच्चे बहुत अच्छा करते हुए, बच्चे जबरदस्त करते हुए, बच्चे ताबड़तोड़ करते हुए, बच्चे बहुत बढ़िया करते हुए, बच्चे धमाल करते हुए, कमाल करते हुए, सत्याग्रह करते हुए, सत्याग्रह, बहुत बढ़िया। तो बच्चे कर रहे हैं सत्याग्रह, तारा रारा रंपम, है ना। जिधर पड़ेगा पानी कम उधर आ जाएंगे हम, ये कौन बोल रहा है भाई? गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिधर मैटर बड़े होते हैं उधर बापू खड़े होते हैं, ठीक है। चल तो बहुत बढ़िया बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए अफ्रीका जाऊंगा मैं, सत्याग्रह लाऊंगा मैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड हियर वी हैव द रिजल्ट्स, दैट इज सुपर बच्चों, सुपर। ओके क्या बात है यार, दिल जीत लिया बच्चों तुमने। 92.5% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। शिव सुदन, साची, आयुष नेगी, युवराज सिंह, जिग्नेश जहांगीर, क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छा आंसर किया आपने, बहुत ही अच्छा आंसर किया है, बहुत ही अच्छा आंसर किया है, बहुत ही अच्छा आंसर किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर किया है। बेटा जिसका पोल नहीं आ रहा चैट पे आंसर दे दो बालकों, जिसका पोल नहीं आया चैट पे आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसका पोल नहीं आया बेटा चैट पे आंसर दे दो, जादू भी आएगा थोड़ी देर में क्लास में, ठीक है। दिख रहा है भाई मेरे को, ठीक है। बच्चे वॉइस क्रैक नहीं कर रही है, मजाक नहीं करने का, मेरे को थैनोस से पावर मिल चुकी है देखने की, इस बात की कि वॉइस क्रैक कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पोल है आज की क्लास का, लास्ट पोल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और क्लास खत्म आपकी, ठीक है। चलिए, एक हिस्ट्री क्लास में आशी वॉज स्टडिंग अबाउट सत्याग्रह एंड नोटेड फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट, जल्दी से कर लेता हूं, ठीक है। आशी वॉज स्टडिंग अबाउट सत्याग्रह एंड नोटेड फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आशी ने नोट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट मैच द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स and is active resistance, it is the subject and weapon of the weak, truth is the substance of the soul, या both A and C, ठीक है। ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है बच्चे, CBQ टाइप का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पोल्स एंड हियर वी गो। चलो बहुत ही सिंपल है, एक हिस्ट्री क्लास में आशी जो थी सत्याग्रह के बारे में पढ़ाई कर रही थी और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ओके। तो बहुत ईजी है भाई लोग, जल्दी से फटाफट से यार, फटाफट से, ओके। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, बिल्कुल सही जवाब है यार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। और इसी के साथ देखते हैं हमारे आज के फाइनल रिजल्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो 77% बच्चों ने सही कहा है, कुछ बच्चों ने आंसर सी कर दिया होगा, कोई बात नहीं बेटा, पहला भी सही था और सी भी सही था, ठीक है। बी वाला ऑप्शन नहीं था, तो दोनों मिला के बोथ ए एंड सी सही थे। शिव, पार्थ, सृष्टि, अभिय, श्रेयस दत्ता, बहुत ही सही प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव था आपका बेस बनाना, पीछे की बातें बताना, लॉजिक बताना। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, जो कि डॉगेश ने मेरे को आइडिया दिया था, तो प्लीज मुझे जरूर से कमेंट सेक्शंस के अंदर बताइएगा। और भी आगे चाहते हैं ऐसे पॉडकास्ट तो वो भी बताइएगा, ठीक है? मैं क्लास में इनकॉर्पोरेट करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड किया जाए, समाप्त किया जाए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे उड़ानियंस, डॉगेश के फैंस, विधायक जी के साथी और मेरे दोस्तों। तो मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों, बाय। एंड अपने सजेशंस कमेंट जरूर में देना, ठीक है? बाय बाय बच्चों, टेक केयर।